Hello friends, how are you? Again you are welcome to Tapon Group of School. साइंस के प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे आसपास कैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वही केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसके लिए हम केमिकल इक्वेशंस किस तरह से लिख सकते हैं वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में तीन एक्टिविटीज देखी थी, तीन एक्सपेरिमेंट देखे थे। उसमें फर्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट था कि जो मैग्नीशियम रिबन है हम अगर उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करें तो वो कन्वर्ट होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अगर हम इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखने जाएंगे तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है उसका जो सेंटेंस फॉर्म है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हमें इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना है तो सिंपलेस्ट वे है शॉर्टर फॉर्म में लिखने का कि अगर हम उसको वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शंस वुड बी, तो बनेगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अगर हम रिएक्शन करवाते एक दूसरे के साथ प्रोसेस करवाते तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन रिएक्शन 1.1, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स। जो भी प्रोसेस से पहले होता है हम उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और बाद में जो नया सब्सटेंस मिलता है जो कि यहाँ पे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them। यहाँ पे एक reactants और product के बीच में arrow है। The reactants are written on the left side with the plus sign between them। जितने भी reactants होते हैं वो सब लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और उन सब सभी के बीच में प्लस का साइन होता है। सिमिलरली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब के बीच में भी प्लस का साइन होता है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है उसमें एक ही प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिया, और द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। मतलब इसका जो एरो है उसका जो हेड है वो दिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ। मतलब ये जो डायरेक्शन है वो प्रोडक्ट के टुवर्ड्स है, प्रोडक्ट दिखाती है हमें उसकी डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अगर हमने वर्ड इक्वेशन भी लिख लिया फिर भी वो हमें यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर हम वही वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे तो उससे भी वो छोटा हो जाएगा, हमारे लिए और भी कन्वीनियंट है। तो a chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट है उसका हम केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं, केमिकल साइन क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सब। तो मैग्नीशियम की केमिकल फॉर्मूला Mg कैपिटल एम स्मॉल जी, ऑक्सीजन की केमिकल फॉर्मूला है O2। यहाँ पे O2 इसलिए दिया है क्योंकि ऑक्सीजन है वो डाई एटम्स है। जैसे हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि मोनो एटम्स, डाई एटम्स, ट्राई एटम्स, ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे दिया है O2 और उससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। Now count and compare the number of atoms of each element of the left hand side and right hand side of the arrow। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है एक मैग्नीशियम का एटम, राइट हैंड साइड में भी है एक मैग्नीशियम का एटम। हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के दो एटम्स लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स? क्या दोनों साइड सेम है? इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हमने मास का एक रूल पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे अनबैलेंस है तो जनरल है कि प्रोडक्ट का मास से और रिएक्टेंट के मास से थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पे ऐसे जो केमिकल इक्वेशंस है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। याद रखना मित्रों, यहाँ पे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है उसका ही दूसरा नाम है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इक्वेशन 1.2 इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है इसीलिए इसको नाम दिया है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब
कोई भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 9 का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप रिकॉल करोगे तो जैसे मैंने पहले बताया, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसमें रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास सेम होना चाहिए। अगर ए सेम नहीं है तो हमें उसको ऑलवेज बैलेंस करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस। मतलब अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड सेम होंगे तो ही दोनों साइड का मास सेम होगा। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको हमें बैलेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? हमने जो प्रीवियस केमिकल इक्वेशन देखा Mg प्लस O2 विल गिव्स टू MgO। क्या हमारा वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। Let us learn about the balancing a chemical equation step by step। The word equation for activity 1.3 may be represented as, हमने जो थर्ड एक्सपेरिमेंट देखा था कि जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यही जो वर्ड इक्वेशन है अगर हम उसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जिंक का केमिकल साइन है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जिंक सल्फेट का ZnSO4 और हाइड्रोजन का H। यहाँ पे हाइड्रोजन भी डायटम से इसीलिए यहाँ पे H2 लिखा है। Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow। अगर हम यहाँ पे both side लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर नंबर ऑफ एटम्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हमें टेबल में दिया है 4 एलिमेंट है Zn, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के एटम्स हम गिने तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक एटम है। हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम है। सल्फर की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में भी एक एटम है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड साइड में 4 एटम है और राइट हैंड साइड में भी 4 एटम है। As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, equation 1.3 is the balanced chemical equation। दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है तो हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। Now let us try to balance the following chemical equation। यहाँ पे हमें एक और केमिकल इक्वेशन दिया है Fe plus H2 will gives to Fe3O4 plus H2। आयन का अगर हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मिलता है आयन ऑक्साइड Fe3O4 जिसको हम बोलते हैं कोरोजन और हाइड्रोजन गैस मिलता है। कोई भी आयन की चीज है अगर हम उसको एयर में ऐसे ही रहने दें तो वो एयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके बनाता है आयन ऑक्साइड और मिलता है हाइड्रोजन गैस। अगर हम ये इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमें समझना है कि कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है। पहले तो ये अनबैलेंस है कि नहीं वो भी हम चेक करेंगे, लेकिन अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको अगर हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम उसके अराउंड बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। मतलब ये बॉक्स के अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें। स्टेप नंबर 2 लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के दोनों साइड के एलिमेंट्स को कितने नंबर ऑफ एटम है वो हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे आयन का लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में 3 एटम्स है। हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है, राइट हैंड साइड में भी 2 एटम्स है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में 4 एटम्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स दोनों सेम नहीं है, तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम आते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि अगर हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करना है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे।
तो जो भी एटम्स के नंबर सबसे ज़्यादा होंगे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट मे बी रिएक्टेंट्स और अ प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट के साइड भी हो सकता है, प्रोडक्ट के साइड भी हो सकता है। इन दैट कंपाउंड सिलेक्ट द एलिमेंट which has the maximum number of atoms. Using this criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. यहाँ पे हम इक्वेशन की बात करें तो सबसे बड़ा एक कंपाउंड है Fe3O4 और उसमें भी सबसे ज्यादा एटम्स है ऑक्सीजन के। अगर हम ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के एटम्स की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में था एक ही एटम और राइट हैंड साइड में था 4 एटम्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम, राइट हैंड साइड में 4 एटम्स। तो उन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हम कोई भी कंपाउंड है उसके केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने स्टेप नंबर 1 में बॉक्स लगाया था। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे H2O है, 4H2O ही लिखना है, मतलब कोएफिशिएंट है वो आगे लगाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन है वो लिख लिया नीचे यहाँ पे और ब्रैकेट करके भी नीचे लिख लिया, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपाउंड पूरा चेंज हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। सो हम यहाँ पे आगे कोएफिशिएंट लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 4 लगाया। 4 लगाने से क्या होता है, ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे बैलेंस हो गए 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों साइड ऑक्सीजन के एटम्स बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, लेकिन यहाँ पे 4 लगाने से हाइड्रोजन के एटम्स 8 हो गए। तो फिर से हमने जो प्रीवियस स्टेप में देखा था कि सबसे ज्यादा एटम्स जिसका है वही पहले बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटम्स है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 एटम्स है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के आगे कोएफिशिएंट 4 लगाएंगे। तो कोएफिशिएंट 4 यहाँ पे लगाया तो हाइड्रोजन भी 8 सेम हो गए। अब सिर्फ बचता क्या है, Fe आयन। आयन की यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही एटम है, राइट हैंड साइड में 3 एटम्स है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बॉक्स बनाएंगे। ये प्रोसीजर हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है, आपको हर वक्त ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये बॉक्स बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है, राइट हैंड साइड में 3 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आयन के आगे 3 कोएफिशिएंट लगा दिया, तो मुझे क्या मिला, 3Fe प्लस 4H2 विल गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो फाइनली अगर हम करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन चेक करेंगे तो हमें मिलेगा कि दोनों साइड है वो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम है। द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1.9 आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। ये बैलेंस है। अब इसको बोलते हैं हम हीट एंड ट्रायल मेथड, या तो ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें पता नहीं था कि पहले क्या लेना है, किसको लेना है, तो हम छोटे से छोटे वॉल नंबर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इक्वेशन को बैलेंस करते जाएंगे। स्टेप नंबर 7 है राइट द सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट। हमने 9th स्टैंडर्ड में 3 फिजिकल स्टेट पढ़े थे, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ये तीनों के तीनों फिजिकल स्टेट है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे और फिजिकल स्टेट है जिसको हम बोलते हैं एक्वियस, एक्यू। Carefully examine the above balance equation 1.9. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? इसमें आपको यहाँ देख के पता नहीं चलेगा कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैसियस है कि एक्वियस है। No information has been given in this equation about their physical state. तो इक्वेशन फिजिकल स्टेट के बारे में नहीं बताता। तो केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आगे केमिकल फॉर्मूला जो है उसके आगे ये जो फिजिकल स्टेट है उसको हम मेंशन करते हैं। तो हम नोटेशंस लिखते हैं गैसियस, लिक्विड, एक्वियस एंड सॉलिड। हम पूरा का पूरा टर्म नहीं लिखते, यहाँ पे जी, एल, एक्यू एंड एस लिखते हैं। तो वर्ड एक्वियस क्या है, ये तीनों तो हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन एक्वियस क्या है। एक्वियस हम बोलते हैं कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सॉल्यूशन जो कि पानी में बना।
तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, अगर उसके आगे हम फिजिकल स्टेट लगाएंगे तो हमें मिलेगा FeS आयन सॉलिड है, H2O गैस है, क्योंकि ये जो H2O है वो यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड भी सॉलिड है और हाइड्रोजन भी गैस है यहाँ पे। Usually physical state are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them. हर वक्त वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर स्पेसिफिकली पूछा है हमें तो ही हमें लिखना है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reactions are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस है वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर, कुछ ना कुछ प्रेशर या तो कोई कैटालिस्ट का यूज करके अगर हम करते हैं तो ये जो कंडीशंस है तो वो हम लिखते हैं एरो के ऊपर या तो एरो के नीचे। यहाँ पे फर्स्ट केमिकल इक्वेशन दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस विल गिव्स CH3OH जो कि लिक्विड। वो जो केमिकल रिएक्शन होता है वो होता है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा है 340 एटमॉस्फेयर। दूसरा केमिकल इक्वेशन है वो यहाँ पे दिया है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज और रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, वो जो दोनों है वो कैटालिस्ट है, तो यहाँ पे दोनों को एरो के ऊपर नीचे लिखा है। Using these steps, can you balance equation 1.2 given in the text earlier? क्या हम इक्वेशन 1.2 को बैलेंस कर सकते हैं? चलिए देखते हैं हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारा ये जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के जितने भी हमारे एटम्स है उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो मैग्नीशियम का एक एटम है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है। ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स है, राइट हैंड साइड में एक ही एटम है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम आगे 2 लगाएंगे। यहाँ पे 2 लगाने से मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए जो कि लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, तो यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो पूरा का पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। तो हमें मिलेगा 2Mg प्लस O2 विल गिव्स टू 2MgO। तो हम कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।